ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पत्नी के षड्यंत्र को, पत्नी की चालाकी को समझ चुका था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी ने जिस हिसाब से पति से मेंटेनेंस क्लेम किया था उस पैरामीटर को ही मना कर दिया। और वो दो पैरामीटर्स कौन से थे? नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के कानूनों का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से मिसयूज़ किया जा रहा है। जब भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, मनमुटाव शुरू होता है या उनकी थिंकिंग आपस में मैच नहीं कर पाती, तो ऐसे में पत्नी पति को तंग करने के लिए कानून का सहारा लेती है, कानून का दुरुपयोग करती है। पति के ऊपर 498 ए के साथ साथ मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट का केस लगा देती है। और जब पत्नी को कहा जाता है कि वो डाइवोर्स ले ले, तो पत्नी डाइवोर्स देने से मना कर देती है, क्योंकि वो पति को हरेस करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लिटिगेशन में इन्वॉल्व करना चाहती है और पति से एक बड़ी अमाउंट एज एलिमनी और मेंटेनेंस लेना चाहती है। लेकिन दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी ने जिस हिसाब से पति से मेंटेनेंस क्लेम किया था उस पैरामीटर को ही मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। देखिए, इस केस में पत्नी ने पति से जो मेंटेनेंस क्लेम किया था वो दो पैरामीटर्स पर किया था। पत्नी की शर्त थी कि मुझे या तो इस पैरामीटर के हिसाब से पति से मेंटेनेंस दिलवाया जाए, या एक दूसरा पैरामीटर भी पत्नी ने दिया कि मुझे इस हिसाब से मेंटेनेंस और एलिमनी दिलाई जाए, तभी मैं डाइवोर्स की बात करूंगी, अदरवाइज मैं डाइवोर्स की बात नहीं करूंगी। और जो भी केसेस चल रहे हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पत्नी के षड्यंत्र को, पत्नी की चालाकी को समझ चुका था। और ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पत्नी को इन दोनों पैरामीटर्स के हिसाब से मेंटेनेंस और एलिमनी नहीं मिलेगी। और वो दो पैरामीटर्स कौन से थे जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किए, उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में जो पति पत्नी थे, ये उन दोनों की ही सेकेंड मैरिज थी, यानी कि उनकी फर्स्ट मैरिज जो कि किसी और पति या किसी और पत्नी के साथ थी वो सक्सेसफुल नहीं रही। उन्होंने डाइवोर्स लिया और अब ये दोनों पति पत्नी सेकेंड मैरिज में थे। लेकिन सेकेंड मैरिज होने के बाद भी पति पत्नी के बीच में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम थी, उनके बीच में कंपेटिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे थे। इस करके दोनों में तनाव बढ़ने लगा और अल्टीमेटली दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। और इस वजह से पति और पत्नी दोनों के द्वारा एक दूसरे पर केसेस फाइल किए गए। दोस्तों, पत्नी ने पति के ऊपर 498 का केस फाइल किया, जिसमें पति और ससुर को पार्टी बनाया गया। साथ ही ससुर के ऊपर अलग से केस फाइल किया गया, जिसमें कि ससुर के ऊपर डिफेमेशन के आरोप लगाए गए। आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी पति और ससुर के ऊपर आरोप लगाए गए। इसके अलावा पति की एक कंपनी थी और कंपनी के एक एम्प्लॉय के ऊपर भी पत्नी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई कि उसने उसके मैट्रिमोनियल होम के, जहां वो रह रही थी शादी के बाद, वहां के सारे लॉक्स को चेंज कर दिया है और उसकी कार को चोरी कर लिया है। दूसरी तरफ पति ने भी पत्नी के ऊपर केसेस फाइल किए। एक केस था लड़ाई झगड़े का, मार पिटाई का, पति ने फाइल किया क्रिमिनल कंप्लेंट। इसके बाद पति ने डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी, जो कि उसने एक बारी विड्रॉ कर ली, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स के चांसेस बन रहे थे। लेकिन म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करने के बाद क्योंकि बात नहीं बनी तो उसे विड्रॉ कर लिया गया। और इसके बाद दोबारा से पति ने कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि थर्ड टाइम जाकर के डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी, और ये पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, क्योंकि पत्नी के द्वारा इस डाइवोर्स केस को ट्रांसफ़र करवाने की एप्लीकेशन लगाई गई थी।
दोस्तों, जैसे ही पत्नी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने डाइवोर्स केस को ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन फाइल करी, उसी समय पति के द्वारा भी एक एप्लीकेशन फाइल करी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स का यूज़ करके, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का यूज़ करके आर्टिकल 142 सब सेक्शन 1 के तहत उन्हें डाइवोर्स की डिक्री प्रोवाइड करे, क्योंकि उन दोनों के बीच में अब किसी भी तरह की कंपेटिबिलिटी नहीं है, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं और मैरिज ब्रेक डाउन हो चुकी है। इस वजह से क्यों इस चीज़ को और लंबा खींचा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है डाइवोर्स देने की और उस पावर का इस्तेमाल करके वो दोनों को डाइवोर्स ग्रांट करे। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये पति पत्नी की दूसरी मैरिज थी, लेकिन पति पत्नी के बीच में जो मैरिज थी वो एक तरह से शुरू ही नहीं हुई थी। पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह की कॉन्टिन्यूस कोहैबिटेशन नहीं थी, यानी कि वो लगातार पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे थे और उनका मन भी नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ रहें। दोस्तों, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी से पूछा कि क्या वो पति को तलाक देना चाहती है, उससे डाइवोर्स लेना चाहती है, तो पत्नी ने साफ मना कर दिया कि वो पति को तलाक नहीं देना चाहती है, वो अपनी मैरिटल रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहती है, यानी कि शादी में बने रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जाकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पत्नी की इंटेंशन को भांप गया, पत्नी की चालाकी को भांप गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर पत्नी को इतने छोटे से स्पैन में भी पति के साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था, इसके बाद भी ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि वो तब भी पति के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहती थी। पत्नी ने पति के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस फाइल किए थे, उसके पिता के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस फाइल किए थे और उनको अरेस्ट भी करवा लिया था, जो कि अब बेल के ऊपर थे। दूसरी तरफ पति बिल्कुल फोकस था। पति ने शादी के 1 साल के अंदर अंदर ही पत्नी से तलाक लेने का फैसला कर लिया था और उसने अपने एडवोकेट से बात भी कर ली थी। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी ऑब्जर्व करी कि पति ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डाइवोर्स की रिक्वेस्ट करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल करके। उस एप्लीकेशन को भी पत्नी ने फुल्ली अपोज किया था, ऑब्जेक्ट किया था और कहा था कि वो डाइवोर्स नहीं चाहती है और शादी को कंटिन्यू करना चाहती है। लेकिन जब एलिमनी की बात आई, मेंटेनेंस की बात आई, तो पत्नी का अलग ही स्टैंड था। पत्नी ने एक ऐसी ह्यूज अमाउंट बताई जिससे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। पत्नी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 पैरामीटर्स रखे जिस हिसाब से वो पति से मेंटेनेंस चाहती थी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के इन दोनों पैरामीटर्स को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि पत्नी इस हिसाब से आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकती है, पत्नी को इस हिसाब से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा जिस हिसाब से वो मांग रही है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वो 2 पैरामीटर्स कौन से थे जिसके तहत पत्नी ने पति से मेंटेनेंस क्लेम किया था। दोस्तों, पत्नी का पहला पैरामीटर ये था कि उसे पति की इनकम के हिसाब से एलिमनी दी जाए, लेकिन इस पॉइंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, पति की इनकम के हिसाब से आपको एलिमनी नहीं मिलेगी। और दूसरा पैरामीटर पत्नी का ये था कि पति ऑलरेडी डाइवोर्स था, पहले डाइवोर्स के दौरान भी उसने पहली पत्नी को एलिमनी दी थी, तो दूसरी पत्नी ने ये शर्त रखी कि पति ने पहली पत्नी को जितना एलिमनी दिया उतना ही एलिमनी मुझे भी चाहिए, यानी कि वो अपने आप को पहली पत्नी से कंपेयर कर रही थी और उस हिसाब से ही एलिमनी चाहती थी। लेकिन इसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड बाय वर्ड इसमें क्या कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था द पिटिशनर, इसमें पिटिशनर पत्नी है, द पिटिशनर कैन नॉट सिंपली क्लेम एन अमाउंट इक्वल टू व्हाट द एक्स वाइफ ऑफ द रिस्पोंडेंट हैड रिसीव्ड और ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि पत्नी जो एलिमनी की अमाउंट क्लेम कर रही है वो किसी भी तरह से पहली पत्नी जो कि पति की पहली पत्नी थी उसके बराबर नहीं हो सकती और ना ही पति की इनकम के हिसाब से पत्नी की एलिमनी को डिसाइड किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब पत्नी की एलिमनी को किस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। देखिए, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पैरामीटर्स दिए और कहा कि केवल इन पैरामीटर्स के बेसिस पर ही
पत्नी की एलिमनी को डिसाइड किया जाएगा अगर बात डाइवोर्स तक पहुंचती है तो। देखिए, सबसे पहली कंसिडरेशन थी इक्विटेबल कंसिडरेशन, यानी कि क्या सही है, क्या फेयर है, उस हिसाब से मेंटेनेंस या एलिमनी डिसाइड की जाए। देखिए, कोर्ट का कहना था कि जब भी एलिमनी डिसाइड हो तो ये इंश्योर किया जाए कि वो दोनों पार्टीज़ के लिए फेयर हो, जस्ट हो, और दोनों पार्टीज़ के सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रख के ही एलिमनी को डिसाइड किया जाए। और इक्विटेबल कंसिडरेशन में ये भी आता है कि हर केस को एक अलग केस की तरह देखा जाए और वन साइज फिट फॉर ऑल की अप्रोच ना रखी जाए। जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ मैरिज क्या है, क्या छोटे टाइम मैरिज चली है या बहुत लंबे समय चली है, क्योंकि अगर छोटे टाइम चलेगी तो उस हिसाब से एलिमनी की अमाउंट कम होगी, और अगर मैरिज ज़्यादा देर चली है तो उस हिसाब से एलिमनी की अमाउंट ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह स्पाउसेस का कंट्रीब्यूशन क्या है और क्या सेक्रीफाइसेस स्पाउसेस ने मैरिज के लिए किए हैं या मैरिज को मेंटेन करने के लिए किए हैं। इसके बाद जो अगला पैरामीटर है वो है फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द क्लेमेंट, यानी कि पत्नी की क्या फाइनेंशियल नीड्स हैं, और इसमें आती हैं उसकी बेसिक नेसेसिटीज़, यानी कि उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल जो कि पति के हिसाब से है उसको जीने के लिए उसकी क्या नेसेसिटीज़ हैं, ये बेसिक नीड्स में कवर करेगा। साथ ही उसकी क्या अर्निंग कैपेसिटी है, अगर पत्नी अपने आप को मेंटेन कर सकती है, मेंटेन कर रही है, अच्छी उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, तो इसे भी ध्यान रखा जाएगा। और उसके क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, यानी कि उसकी एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, या चिल्ड्रन एक्सपेंसेस को लेकर के क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इसे भी एलिमनी या मेंटेनेंस को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। इसके बाद अगला पैरामीटर आता है नेचर ऑफ द मैरिटल रिलेशनशिप, कि शादी के दौरान किस तरह का रिलेशनशिप आपस में रहा। देखिए, इसके लिए जो पति पत्नी का आपस में कंडक्ट है उसे देखा जाएगा कि किसकी गलती है, किसका मिसकंडक्ट है, किसके द्वारा क्रूएल्टी की गई है, ये सभी चीज़ें भी ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। और देखिए, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था कि एलिमनी नॉट टू बी बेस्ड ऑन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि पत्नी पति से कंपैरिजन करके अपना एलिमनी को डिसाइड नहीं करेगी। वो ये नहीं कह सकती है कि पति की इतनी इनकम है, पति के इतने एसेट्स हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ है, तो उस हिसाब से ही या उसके कंपैरिजन में ही मुझे इक्वलाइज किया जाए और पति के हिसाब से उसके जो स्टैंडर्ड हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें मुझे एलिमनी दी जाए। या अगर पत्नी, जैसे कि इस केस में पति की पहली पत्नी से कंपेयर कर रही थी, पहली पत्नी को जितनी एलिमनी मिली थी उस हिसाब से अपने आप को इक्वलाइज करना चाहती थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, इस केस में भले ही पति पत्नी की मैरिज को बहुत कम टाइम हुआ था, करीबन 2 या 3 साल हुए थे, लिटिगेशन उनकी 1 साल के बाद ही शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में जान चुका था कि पति पत्नी की मैरिज अब डेड मैरिज है, ख़त्म हो चुकी है, पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह की अफेक्शन नहीं है, वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये एक अच्छा केस है, ये एक परफेक्ट केस है जहां पर मैरिज ब्रेकडाउन हो चुकी है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए पति की इनकम, पति के एसेट्स, दूसरी तरफ पत्नी की क्या इनकम है, उसकी क्या नेसेसिटीज़ हैं, उसके क्या रेजिडेंशियल राइट्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए पति पत्नी के बीच में एलिमनी की अमाउंट को डिसाइड करवाया और केस को ख़त्म किया। जो बाकी केसेस थे उन्हें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहीं पे क्वैश कर दिए, वहीं पर ख़त्म कर दिए और दोनों को डाइवोर्स भी ग्रांट कर दिया। तो ये था आज का वीडियो आपको समझाने के लिए। दोस्तों, इस केस की जजमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।